तो स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार एल क्लासिको के लिए। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने अपने अपने सेमीफाइनल जीत के जगह बना ली है फाइनल में, और बात करेंगे एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के मैच की। जो लोग ये कहते हैं कि डिएगो सिमियोनी का तो हो गया है, खत्म हो गया है, अब उनको छोड़ के चले जाना चाहिए, आई थिंक ये जो मैच हुआ है सुपर कप का सेमीफाइनल जिसको आप कह सकते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, इसने उन सवालों का किसी हद तक जवाब दिया होगा कि क्यों डिएगो सिमियोनी अभी भी एक एलीट मैनेजर हैं, क्यों डिएगो सिमियोनी पे अभी भी भरोसा दिखाना चाहिए, क्यों कोई एक असली एटलेटिको मैड्रिड फैन नहीं चाहता है कि डिएगो सिमियोनी उनको कभी भी छोड़ के जाएं, और क्यों एक चीज़ जिसको बार बार कहा जाता है कि एटलेटिको मैड्रिड को रिक्रूटमेंट में लेट डाउन किया गया है, इसलिए उन्हें compete करने में प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक इस मैच ने उन सब चीज़ों का जवाब दिया है। सो नियर येट सो फार देयर बट नॉट क्वाइट देयर, यही हमेशा से एटलेटिको मैड्रिड की एक कहानी रही है। लेकिन जहाँ जहाँ पे उनका रिक्रूटमेंट ऑन पॉइंट रहा है, या जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है कि कुछ अच्छा किया जा सकता है, वहाँ पे डिएगो सिमियोनी ने फ़ायदा उठाया है उस चीज़ का, और रिजल्ट्स भी दिए हैं। बट ऑन पेपर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है एटलेटिको मैड्रिड के बाद अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद दिखाने के लिए। इस वजह से बार बार ये कह दिया जाता है, ब्लैंक स्टेटमेंट, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी जाती है कि डिएगो सिमियोनी का फ्यूचर हो गया है। आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड शुड मूव ऑन, और उसके बाद देखते हैं नया मैनेजर आएगा तो वो शायद सक्सेस दिला सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, इस मैच में आपको उस चीज़ के सबूत मिले। मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, बहुत मज़ा आया ये मैच देखने, और अब मैच वर्दी ऑफ अ मैड्रिड डार्बी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही टीमें काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं इस मैच को, बोथ टीम्स वांटेड टू विन। रियल मैड्रिड के अपने चैलेंजेस हैं, उन पे भी हम आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत ही फैसिनेटिंग टैक्टिकल बैटल थी इस मैच में। एक ट्वीक जो सिमियोनी की तरफ से हमें देखने को मिला कि ऑफ कोर्स एक अंडररेटेड प्लेयर की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स है, अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर्स की बात करते हैं, उसमें भी मार्कोस लोरेंते का कभी नाम आता ही नहीं है। मार्कोस लोरेंते मेरे ख्याल से टॉप मिडफील्डर हैं, टॉप प्लेयर हैं। राइट बैक खिला लीजिए आप उनको, चाहे मिडफील्ड में खिला लीजिए, और जब वो मिडफील्ड में खेलते हैं हम देखते हैं कि उनकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा निखर के आती है। और कल आई थिंक वही मैच था जहाँ पे अगर एटलेटिको मैड्रिड जीती तो आप कहते हैं कि मार्कोस लोरेंते मैन ऑफ द मैच है, रियल मैड्रिड जीती, वेलवर्डे मैन ऑफ द मैच है। रियल मैड्रिड तो जीती गई, इसलिए वेलवर्डे मैन ऑफ द मैच थे। और एक ऐसी बैटल जहां पे मिडफील्ड ने कुछ हद तक गेम को डिसाइड किया है। तो एक टैक्टिकल ट्वीक हमको देखने को मिला जहां पे डिएगो सिमियोनी ने मार्कोस लोरेंते को फ्रीडम दी टू ऑपरेट जिस तरीके से वो करते हैं अपने टिपिकल स्टाइल में, तो काफ़ी अच्छे चांसेस बना रही थी एटलेटिको मैड्रिड। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। रुजेरी को बोल दिया था कि ऑलमोस्ट एक सेंटर बैक की तरह आप ऑपरेट कीजिए। और अगर हम बात करें एटलेटिको मैड्रिड की, तो पाब्लो बारियोस मेरे हिसाब से अगर नहीं खेलते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मिस होते हैं। तो पाब्लो बारियोस का जो मिस था उससे ही पता चल गया था कि एक बहुत लंबा दिन होने वाला है एटलेटिको मैड्रिड के लिए। कॉनर गैलेगर अगेन एक ऐसे प्लेयर है जिन पे बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी रही है। एटलेटिको मैड्रिड फैंस भी ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि टेक्निकल नहीं है बॉल पे बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ हमको देखने को मिली। लेकिन उसकी भरपाई की मार्कोस लोरेंते को बीच में लाके, तो गेम प्लान तो वर्क कर रहा था एटलेटिको मैड्रिड का। यहीं पे अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड का एक प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स हमें देखने को मिला है इस सीजन। जो पहला क्लासिको भी जीता था रियल मैड्रिड ने, तो आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छे से सेटअप किया था टीम को जाबी अलोंसो ने लीड लेने के बाद। जाबी अलोंसो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जा रहे हैं सीजन। बहुत बार हमने ऑब्जर्व किया है कि जब लीड ले लेती है रियल मैड्रिड तो थोड़ा सा वहां पे सिट बैक करते हैं, थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि ऑपोजिशन आए, उन पे अटैक करे, डिफेंड करने की वो कोशिश करते हैं, अपने डिफेंडर्स पे भरोसा दिखाते हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट वो उस मैच को सी आउट कर लेते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म की कहानी बनी है जाबी अलोंसो की कि कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज नहीं लगती। बट मुझे लगता है कि देयर इज सर्टेन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल टू दिस प्लान। थोड़ा सा कॉन्शियसली करते हैं जाबी अलोंसो, और अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें लीड मिल गई है तो उसको हम डिफेंड कर सकते हैं। एज सून एज कोई भी टीम ज्यादा चढ़ेगी, हमारे पास पेस है, क्वालिटी है फ्रंट लाइन पे उनको ट्रांजिशन में हर्ट करने की। तो मैच की शुरुआत हुई जैसा मैंने कहा कि कॉनर गैलेगर फ्री किक देते हैं वहां पे रियल मैड्रिड को, और एक भयंकर थंडरबोल्ट टाइप का शॉट मारते हैं वेलवर्डे। अब आप कह सकते हैं उसमें कि मे बी वॉल थोड़ी सी अच्छे से सेटअप हो सकती थी, सॉरलॉथ वॉल में से हट गए, वॉल वहां पे बेटर कर सकती थी, बट यान ओब्लाक कीपर तो कुछ नहीं कर सकते थे। नंदलेस
अ स्ट्राइक आउट ऑफ द ड्रीम्स, मतलब कहते हैं ना कि सपनों में हम देखते हैं कि भाई ऐसी अगर कोई फ्री किक मिले मुझे तो मैं टॉप कॉर्नर में ऐसा बुलेट शॉट मारूं, कोई कीपर कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बारे में यान ओब्लाक का तो हाथ भी लगा था, विच टेल्स यू अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ यान ओब्लाक कि भाई वैसा प्लेयर पहुंच भी गया उस बॉल तक, गोलकीपर ने हाथ भी लगा दिया, बट बहुत ज़्यादा पावर थी। जो निटपिक अगर आपको उसमें करना है कि वॉल थोड़ी सी ठीक सेटअप हो सकती थी, अदरवाइज व्हाट अ स्ट्राइक बाय वेलवर्डे। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ बहुत चांसेस बनाए एटलेटिको मैड्रिड ने। एलेक्जेंडर सोरलोथ उन्होंने एक गोल भी स्कोर किया, बट फर्स्ट हाफ के एंड में अगर आपको याद हो तो एक बहुत ही ज़्यादा सिटर उन्होंने मिस किया था। हेडर, एक सिंपल हेडर था फ्रंट ऑफ द गोल, वो उन्होंने मिस किया। बैक टू गोल उनका गेम अच्छा नहीं है। एक बार उनके पास मौका था टू प्ले हिज मैन, वो भी उन्होंने नहीं किया। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहां पे उन्होंने शॉट सीधा थीबो कोर्तुआ पे मार दिया। तो ये एक कहानी रही है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्लेयर है एलेक्जेंडर सोरलोथ, और कभी वो कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, कभी सिंपल चीज़ें भी नहीं कर पाते। और इस तरीके के स्ट्राइकर्स मॉडर्न गेम में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे अगर मैं चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलस जैक्सन की बात करूँ, लिवरपूल में डार्विन नूनेस थे, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें करेंगे स्ट्राइकर्स, देयर आर वेरी गुड एलिमेंट्स टू देयर गेम, बट जहाँ पे गोल स्कोर करने की बात आती है ना, वहाँ पे वो अपनी टीम को और फैंस को लेट डाउन कर देते हैं। हैविंग सेड दैट, थीबो कोर्तुआ का एक और बहुत अच्छा गेम जहां पे उन्होंने बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे शॉट सेव किए। इससे पता चलता है कि टैक्टिकली कितना ज्यादा वेल सेटअप थी एटलेटिको मैड्रिड कि वो चांस पे चांस बनाए जा रहे थे। एलेक्स बाइना का गेम बहुत अच्छा था जहां पे बहुत सारे शॉट्स ले रहे थे और बहुत बिजी रख रहे थे डिफेंस को और थीबो कोर्तुआ को। राउल असेंसियो और रूडिगर का गेम ओवरऑल अच्छा था, बट अगेन जैसा मैंने कहा सोरलोथ ने गोल स्कोर किया, तो इन दी एयर डिफेंडिंग की जो एबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल है रियल मैड्रिड की। सेट पीस पे रियल मैड्रिड थोड़ा वल्नरेबल लगते हैं, वो उनको फिगर आउट करना होगा। चुआमेनी का गेम बहुत अच्छा था डिफेंसिवली, एक दो बार जो उन्होंने क्लियरेंसेस भी की। और इंजरी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है रियल मैड्रिड, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उनको। असेंसियो, रूडिगर दोनों को हटा दिया गया। 3 फुल बैक और एक वेलवर्डे खेल रहे थे बैक लाइन में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, और एक मेकशिफ्ट सा डिफेंस आपको देखने को मिला था लास्ट में, जहां पे चुआमेनी भी फिर पीछे आके खेल रहे थे और उन्होंने भी एक बहुत शानदार क्लियरेंस की थी। बट अब आ जाते हैं प्रॉब्लम जो एटलेटिको मैड्रिड की है। अब एटलेटिको मैड्रिड की प्रॉब्लम क्या है? रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो पहले स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे एटलेटिको मैड्रिड के, कार्लोस बोकेरो, वो अब छोड़ के जा चुके हैं। मटेओ अलेमानी उनकी जगह आ चुके हैं। तो उनके पास अब एक बहुत बड़ा टास्क है कि इस स्क्वाड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो बोकेरो के टाइम पे जब सिमियोनी मांग कर रहे थे कि भाई मुझे साविज का रिप्लेसमेंट लाके दो, साविज का रिप्लेसमेंट लाके दो, तो उन्होंने लॉन्गले को कर दिया परमानेंट, और उसके बाद रॉबिन ले नॉर्मांड को, और उसके बाद उन्होंने रॉबिन ले नॉर्मांड को साइन कर लिया। अब अगर आप रॉबिन ले नॉर्मांड की बात करें तो एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक वो अच्छे हैं, लेकिन 1v1 में बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, और आप देखेंगे तो बहुत जल्दी ओवररन भी हो जाते हैं अपने मैन से। जैसे अगर दूसरा गोल आप देखेंगे जो रियल मैड्रिड ने स्कोर किया, जो रॉड्रिगो ने गोल मारा था, 1v1 सिचुएशन थी, आउट मसल कर दिया उन्होंने, काफ़ी आसानी से बीट किया लेनॉर्मांड को, और वहाँ पे गोल स्कोर उन्होंने किया। तो साविज को अच्छे से ना रिप्लेस कर पाना, इसके लिए उन्होंने 3 ऑप्शंस मांगे। तो उन्होंने क्रिश्चियन रोमेरो मांगा था, क्रिश्चियन रोमेरो उनको लाके नहीं दिया गया क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। फिर उन्होंने एक चीप ऑप्शन में हिनकापिये भी मांगा था, हिनकापिये से भी लिंक था एटलेटिको के, वो डील भी नहीं हो पाई। फिर उमार एल्दराते से भी लिंक आए थे जो गिताफे के लिए बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो संदरलैंड चले गए। तो एक भी फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक एटलेटिको मैड्रिड नहीं ला पाई। उसके बाद रॉड्रिगो डिपॉल का लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, कार्डोसो इंजर्ड रहे हैं इस सीजन काफी ज्यादा, तो पूरी जो जिम्मेदारी आ गई है ना मिडफील्ड की, वो कोके पे आ गई है। अब बात यह है कि साविज को आपने रिप्लेस नहीं किया है, डिपॉल को आपने रिप्लेस नहीं किया है, कॉनर गैलेगर हैं आपकी टीम में जो टेक्निकल नहीं है मिडफील्ड में। अब बात ऐसी हो जाती है कि कोके ने, अगर आप देखेंगे शुरू के 15 मैचेस जो ला लीगा में थे, 11 जो मैचेस कोके ने स्टार्ट किए थे वो एटलेटिको मैड्रिड या तो जीती थी या उन्होंने ड्रॉ किए थे, और उसके अलावा जिस मैच में कोके स्टार्ट नहीं किए थे वो एटलेटिको मैड्रिड मैचेस हारी थी। तो अंडररेटेड मिडफील्डर्स की जहां पे मैंने लोरेंते की बात की थी, कोके भी उस ब्रैकेट में आते हैं। और ये तो कोके और होजे मरिया हिमेनेस दोनों का फॉर्म इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है कि वीक इन वीक आउट वो खेल रहे हैं और एटलेटिको मैड्रिड की मदद कर रहे हैं। नहीं तो ये केस होना ही नहीं चाहिए कि एक 34 साल के कोके और एक 33 साल के जोजे मरिया हिमेनेस आपके अभी भी मेन प्लेयर्स बने हुए हैं और वो आपको कैरी कर रहे हैं, वो आपको किसी तरीके की एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ भाई हम हैं तो आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि अब जो टाइम है वो रिक्रूटमेंट करके नई जनरेशन
जनरेशन को, नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को फिट करने की ज़रूरत है, जो हो नहीं पा रही है। तो सॉरलॉथ का बहुत ज़्यादा ऑफ गेम और उनकी इनकन्सिस्टेंसी, फिर मिडफील्ड में प्रॉपर रीइंफोर्समेंट्स ना लाना, इंजरीज हो जाना प्लेयर्स को, डिफेंस में इस तरीके की रिक्रूटमेंट्स। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी फिलिपे लुइस को कहीं अच्छे से रिप्लेस कर पाई एथलेटिको मैड्रिड। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं रिक्रूटमेंट को लेके। तो हम हमेशा सिमियोनी पे सवाल उठा देते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में क्लब ने बैक किया है क्वालिटी के साथ सिमियोनी को, जो चाहिए बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जैसे क्लब्स के साथ, या फिर चैंपियंस लीग में बाकी यूरोप के साथ compete करने के लिए? तो ये थोड़ा सा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है कभी कभी अनफेयर हो जाता है सिमियोनी के लिए। आई थिंक यू हैव टू लुक एट द निटी-ग्रिटीज एज वेल। तो लॉन्गले से और लेनॉर्मांड और गैलेगर और सॉरलॉथ से आप compete नहीं कर सकते। और उसके बावजूद अगर आप मैच के स्टैट्स देखेंगे तो आई थिंक 2.5 के आसपास XG था एथलेटिको मैड्रिड का एंड 1.4 के आसपास था रियल मैड्रिड का। तो इससे पता चलता है कि एथलेटिको ने कितने ज़्यादा चांसेस बनाए। थीबो कोर्तुआ का बहुत ही ज़बरदस्त गेम, डिफेंडिंग बहुत अच्छी की रियल मैड्रिड ने, इससे पता चलता है। लेकिन वही वाली बात, लैक ऑफ क्वालिटी इन द फाइनल थर्ड का मतलब था कि आप चांसेस क्रिएट करके भी मैच में वापस नहीं आ पाए, या वो उतने गोल स्कोर नहीं कर पाए जितने आपने चांसेस क्रिएट किए थे। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जूलियन अल्वारेस का गेम इतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद एथलेटिको मैड्रिड ऑफेंसिवली बहुत सही खेल रही थी। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल क्वालिटी पे जब बात आ जाती है ना प्लेयर्स की, तो वहाँ पे क्या सिमियोनी के पास वैसे टूल्स हैं टैक्टिकली? हाँ, कभी कभी सिमियोनी भी आउट प्ले होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट इट डज नॉट मीन कि वो एक खराब मैनेजर हो गए हैं या अब उनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए एथलेटिको मैड्रिड को। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की। बहुत बड़ा कंसर्न है कि असेंसियो और रूडिगर की फिटनेस क्या कहती है। फाइनल से पहले न्यूज़ आ रही है कि शायद एम्बापे भी अवेलेबल हो सकते हैं। ही इज़ फ्लाइंग टू सऊदी अरेबिया एंड मे बी ही कैन फीचर, ही मे नॉट फीचर। अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रही है, अगर मैं 1 मिनट बार्सिलोना की भी बात कर लूँ, तो बार्सिलोना ने तो फोड़ दिया पूरी तरीके से एथलेटिक क्लब को। और इससे पता चलता है कि जो रिदम है वो वापस आ रहा है टीम का। जो स्टार्ट हुआ था सीजन का इतना कन्विंसिंग नहीं था, बट दिस इज मोर ऑफ द बार्सिलोना जो हमको लास्ट सीजन देखने को मिली थी। लमीन यमाल भी नहीं खेल रहे थे और 38th मिनट में ही 4-0 हो गया था। तो कितनी ज़्यादा डेंजरस टीम है ये बार्सिलोना। आई थिंक रफीनिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अलॉन्ग साइड पेड्री एंड लमीन यमाल इस बार्सिलोना टीम में। पेड्री की बात होती है, यमाल की बात होती है, लेवेंडोस्की, रफीनिया तो हैं ही, फ्रैंकी डियोंग वगैरह सबकी बातें होती है। आई फील रूनी बारजी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी मतलब आप तारीफ़ कर सकते हैं कि एक अच्छी साइनिंग की तरह वो उभर रहे हैं। बहुत अच्छा गेम था उनका भी, और इस तरीके के मैचेस में अगर वो सपोर्ट कर सकते हैं टीम को, मेन टीम का रोटेशन जो है उसमें मदद कर सकते हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी साइनिंग की तरह वो साबित हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने गेम दिखाया यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। जैसा मैंने कहा कि एथलेटिक क्लब आर एब्सोल्युटली शैटर्ड, एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड। सेकेंड गियर में थी बार्सिलोना और उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया एथलेटिक क्लब को। 8-0 9-0 हो सकता था, लेकिन फिर ठीक है, मतलब आप ऑब्वियसली आपकी इंटेंसिटी कम हो गई, आपको प्रिजर्व करने हैं, मिनट्स आपको मैनेज करने अपने प्लेयर्स के बिफोर द बिग फाइनल। बट ये उनकी कहानी चैंपियंस लीग में भी रही है, और इस सीज़न भी जो पहला मैच हुआ था ला लीगा में, मतलब ला लीगा में इससे पहले जो मैच हुआ था बार्सिलोना और एथलेटिक क्लब का, उसमें भी सेम एग्जैक्टली कार्बन कॉपी मैच था, जहाँ पे बार्सिलोना ने, मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा भी कोई एफर्ट लगाया, लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय, पिटाई कर दी एथलेटिक क्लब की। तो दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द मोशंस, उनकी भी इंजरीज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्नेस्टो वेलवर्दे की साइकिल यहाँ पे ख़त्म होती दिख रही है। अब एक नए मैनेजर का वक्त आ गया है एथलेटिक बिलबाओ में। वहाँ आप कह सकते हैं कि हाँ, बिलबाओ में कह सकते हैं आप कि नए मैनेजर आ सकते हैं। और डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इराओला इस सीज़न के बाद बोर्नमथ से वापस एथलेटिक बिलबाओ चले जाए, क्योंकि बास्क के जो मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जो प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है अपने क्लब से। तो हो सकता है इराओला वापस नए मैनेजर बने एथलेटिक बिलबाओ के, बट देखते हैं क्या होता है। तो अभी अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो एम्बापे की फिटनेस पे कोई श्योरिटी नहीं है। असेंसियो, रूडिगर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। विनीशियस पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। रियल मैड्रिड की बात करूं तो मैं बेलिंगम का गेम भी मुझे ठीक लगा। तो यही बेलिंगम, विनीशियस, रॉड्रिगो, अगेन स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। बट जिस तरह से खेल रही है बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के इंजरी कंसर्न्स हैं, मैं बार्सिलोना को ज़्यादा चांसेस दूंगा फाइनल जीतने के, सुपर कप के। बट एल क्लासिको को हमेशा आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए। फॉर्म, इंजरीज, जो भी स्टेक पे होता है, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो बिफोर एल क्लासिको, और एक अलग ही तरीके का हमें मैच देखने को मिलता है। बट स्टिल अगर आप मुझसे अभी एक प्रिडिक्शन मांगेंगे तो आई वुड से बार्सिलोना विन। बट देखते हैं अभी क्या होता है, 1-2 दिन में और पता चल जाएगा, मतलब फाइनल से पहले पता चल जाएगा कल तक हमें कि क्या
शेप होने वाला है रियल मैड्रिड के स्क्वाड का। अब बात करते हैं आर्सेनल और लिवरपूल की। आई फेल्ट काफ़ी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं आर्सेनल की। लिवरपूल आर नॉट प्लेइंग वेल और आर्सेनल आर फ्लाइंग हाई। एमिरेट्स में मैच था, मे बी 3 पॉइंट लिए जा सकते थे। तो लिवरपूल आर द टीम जिनको हराने में असफल रही है आर्सेनल इस सीज़न। एनफील्ड पे जीते थे, वो कल ड्रॉ हो गया है। तो 1 पॉइंट अच्छा है आर्सेनल के लिए, स्टिल मीन्स कि उनके पास 6 पॉइंट की लीड है। बट एक ऐसा मैच जहां मैं लिवरपूल की तारीफ करूंगा और मुझे लगता है कि लिवरपूल वर द टीम जो बेटर लगी मुझे ऑन द बैलेंस ऑफ 90 मिनट्स, और दे कुड हैव वन द गेम। फ्रिम्पोंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई थिंक फ्रिम्पोंग फॉर मी वॉज द मैन ऑफ द मैच। अगेन अ फ्रस्ट्रेटिंग परफॉर्मेंस बाय मार्टिनेली, डूइंग द मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट, और उसके बाद लास्ट शॉट, लास्ट पास, लास्ट डिसीजन मेकिंग में ही इज लेटिंग द टीम डाउन। कोई ऐसा डेफिनेटिव मोमेंट मुझे लगा नहीं जहाँ पे आर्सेनल का आप कह सकते हैं कि गोल आ सकता है। कॉनर ब्रैडली को एक बहुत अच्छा चांस मिला था जहाँ पे गलती हुई आर्सेनल के डिफेंस से, उन्होंने शॉट भी लिया, अनफॉर्चुनेट थे कि क्रॉस बार के लग के आ गया था। तो मे बी यू कुड से बैलेंस ऑफ प्ले पे फेयर रिजल्ट, बट मुझे लगा कि स्लाइटली बेटर टीम वर्स लिवरपूल। मार्टिनेली से एक बात याद आई, काफ़ी ख़राब लगा देख के कि कॉनर ब्रैडली को चोट लग गई और मार्टिनेली उन पे बॉल फेंक रहे हैं और फिर उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। देखो किसी भी प्लेयर के चोट लगे तो आई थिंक मतलब हो सकता है मार्टिनेली को ये लगा हो कि भाई वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड इंटेंट नहीं था कि भाई चोट में और चोट पहुंचानी है कॉनर ब्रैडली को, बट इट मेड लुक मार्टिनेली रियली फुलिश उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट। और जब स्ट्रेचर वेचर आ गया, कॉनर ब्रैडली इज क्राइंग, तो पता चल गया कि बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी। आई होप बहुत कुछ सीरियस नहीं हो, ही गेट्स बैक ऑन टू द फील्ड वेरी क्विकली, बट दैट वॉज नॉट कूल फ्रॉम मार्टिनेली मेरे हिसाब से। ओवरऑल आई वोंट से कि आर्सेनल वुड बी डिसअपॉइंटेड या बॉटल कर दिया या कुछ गलत हो गया। देखिए इतने ज़्यादा मैचेस हो रहे थे कम टाइम में, मैचेस की क्वालिटी भी कम होगी, डेफिनेटली क्वालिटी कम होगी, और आपको दिखेगा कि प्लेयर्स जो हैं थक रहे हैं और जैसे तैसे ग्राइंड करके विंस निकल रही हैं। हर मैच में आपको हाई ऑक्टेन फुटबॉल देखने को नहीं मिलेगी। देयर इज़ अ रीज़न कि क्यों सारी लीग्स में ब्रेक होता है। प्रीमियर लीग को ये अब ब्रेक कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बीच में आया था एक विंटर ब्रेक का सिस्टम आया था जहाँ पे 1 वीक के लिए ऑफ मिलता था प्रीमियर लीग को भी, बट प्रीमियर लीग में कोई ऑफ नहीं होता। क्रिसमस पे मैच हो रहे हैं, बॉक्सिंग डे पे मैच हो रहे हैं, न्यू ईयर्स पे मैच हो रहे हैं, अभी एफए कप है इस वीकेंड पे, तो मैच तो हो रहे हैं थिक एंड फास्ट, बैक टू बैक। इसलिए आपको लगेगा कि प्रीमियर लीग के क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है इस टाइम पे, और इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं लिहाजा, क्योंकि मैचेस दे कम थिक एंड फास्ट। और देखते हैं क्या होता है। मैन सिटी ने सेमिन्यो को तो अनाउंस कर दिया है, लेट्स सी इफ दे गो आफ्टर मार्क गेही। बाकी चेल्सी हार गई फुलम से, तो उस पर मैं बात आई थिंक करूंगा, बट मैं लियम रोजिनियर को कम से कम 2 से 3 मैच देना चाहता हूं बिफोर आई से कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डन। मैं देख रहा हूं बहुत ज़्यादा आउटरेज है, सही आउटरेज है, होना भी चाहिए। नो वन इज़ हैप्पी एट चेल्सी, बिल्कुल भी, मतलब नो चेल्सी फैन इज़ हैप्पी राइट नाउ इंक्लूडिंग मी। बट मैं चेल्सी पे बात करने से पहले मैं 3-4 मैच देना चाहता हूँ लियम रोजिनियर को, उसके बाद हम चेल्सी पे डिटेल में बात करेंगे। बाकी मैच बाय मैच तो हम करेंगे ही कि देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द सुपर कोपा? एंड वीव गॉट अ वेरी वेरी स्पेशल कंटेंट लाइंड अप फॉर यू दोस्तों, चाहे वो लाइव स्ट्रीम हो चाहे वो पॉडकास्ट हो, मजा आ जाएगा आपको। बहुत जल्दी हम मोहक के साथ हमने एक मैनचेस्टर यूनाइटेड पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, वो ZBK पे लाइव होने वाला है, तो ZBK चैनल को यूट्यूब पे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इट इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी डिटेल्ड पॉडकास्ट, एवरी डिटेल्ड थिंग अबाउट एवरी क्लब, एवरी एस्पेक्ट ऑफ फुटबॉल जो हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। मिस मत कीजिएगा, ZBK को सब्सक्राइब कीजिए। सारे जो हमारे चैनल के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में। ड्रॉग बाबा क्लिप्स इज बैक, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए हु इज गोइंग टू विन द सुपर कोपा दे एस्पानिया। मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।